नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। और ये सेगमेंट है स्पेशल किस्सा किताबों का। आज जो किताब मेरे हाथ में है उसका मूल संस्करण 2-3 बरस पहले आया था अंग्रेजी में, लेकिन फिर हिंदी, गुजराती, मराठी और तमिल में ये किताब आई। और ये किताब इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रासंगिक है। जी, मेरे हाथ में किताब है नई भाजपा के शिल्पकार, जिसके लेखक हैं अजय सिंह। अजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन दिनों भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव हैं। जो लोग उन्हें जानते हैं वो जानते हैं कि उनकी शख्सियत क्या है, और जो लोग नहीं जानते उन्हें इस किताब के जरिए उन्हें जानना चाहिए। सर, स्वागत है आपका। चूंकि द किस्सा पर यह सेगमेंट है किस्सा किताबों का, तो मैं पहले किस्सों की शक्ल में ही इस पर बात करूंगा। मतलब किताब पर वैसे बात नहीं करूंगा जो आपके इंटरव्यूज हुए हैं, ये किस्सों की शक्ल में होगा। और सबसे पहले मैं आपकी मोदी जी से जो पहली मुलाकात हुई थी वो किस्सा क्या था, और कब आपके मन में आया कि ये किताब मोदी जी पर लिखनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। आपका प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मतलब इंट्रोडक्शन तो सर और लंबा दिया जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैं ही रह जाऊंगा स्क्रीन पर। आप बहुत जनरस थे इंट्रोडक्शन देने में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुलाकात से ज़्यादा हम आपको बताएं तो ये वाक़या है, अगर मुझे याद है तो ये 90s के आसपास का, 91 के आसपास का है। ये आपको याद होगा कि एक यात्रा थी जो कश्मीर तक गई थी। जी, तिरंगा यात्रा। डॉक्टर जोशी लेके गए थे कन्याकुमारी से। हाँ, तो लखनऊ में हमारे एक दोस्त थे, वो डिप्टी एसपी थे, AK मिश्रा जी। तो मिश्रा जी को टास्क मिला था कि उस यात्रा को, उसका जो यूपी लेग था ना, उसको पूरा करें जी। तो वो उनको साथ साथ जा रहे थे। वो लौट के आए तो उन्होंने बताया कि भाई मैं गया था और वहाँ जो यात्रा में जो सिक्योरिटी और जो अरेंजमेंट कर रहे हैं कोई मोदी जी हैं, और वो बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी तो पहुँच ही नहीं पा रही है। तो ये लोग गए एज ऑफिसर, इन्होंने बताया कि साहब हम लोग सिक्योरिटी वाले हैं और हम लोग सिर्फ सिक्योरिटी का ही काम करेंगे, तो आप अपने लोगों से कहिए कि वो हमें अलाउ करें। तो उन्होंने सुना और कहा कि नहीं, बिल्कुल आपका काम है तो आप करिए। और उन्होंने लोगों से कहा कि नहीं, सिक्योरिटी वालों को एकोमोडेट करिए। तो वो बता रहे थे कि इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी यात्रा इतने ढंग से ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसका वो एग्जाम्पल है। तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया। मैं उसके बाद बिहार चला गया, इकोनॉमिक टाइम्स में मैं लौट के आया, फिर यूपी में फिर रहा, लखनऊ में। उसके बाद 95 में मैं दिल्ली आ गया। और 95 में इत्तफाकन क्या हुआ कि शंकर सिंह वाघेला और ये वाला सब एपिसोड हुआ, तो मोदी जी भी दिल्ली आ गए। अच्छा, मैं पायनियर अखबार में था, तो यहाँ पार्लियामेंट एनेक्सी में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, और मैं रिपोर्टर जैसे वहाँ खड़ा था वैसे ही खड़ा था। तो अचानक इनकी फ़ोटो देखी थी, हम जानते नहीं थे, तो इनकी फ़ोटो देखी थी, तो ये सामने आए। तो जैसा एक रिपोर्टर की आदत होती है, मैं रिपोर्टर की आदत के हिसाब से गया और इनको मैंने रोका और कहा कि मैं अजय सिंह हूँ और मैं पायनियर में हूँ। तो उन्होंने मेरी एक रिपोर्ट, गोविंदाचार्य पे हमने कुछ लिखा था, गोविंद जी ने इंटरव्यू दिया था, तो वो पढ़ी थी कि ओ अच्छा, आप अजय सिंह हैं, हमने तो आपकी रिपोर्ट पढ़ी थी। तो हमें अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर बैठ के बात हुई, और उसके बाद ये हमारा पहला उनसे इंटरेक्शन था। उसके बाद फिर वो यहाँ सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी, हाँ, प्रवक्ता भी रहे। तो फिर लगातार बीच बीच में एज ए रिपोर्टर मिलते रहे। कभी कुछ पूछना होता था या कभी
पार्टी ऑफिस में मिल गए। उस समय पार्टी बिल्कुल इमर्ज कर रही थी बिल्कुल। और पार्टी के कई एस्पेक्ट्स थे जो कि बाहर के लोग भी नहीं जानते थे, तो मिलना होता था, तो उसमें मिलते गए। फिर उसके बाद तो 2001 में वो गुजरात में मुख्यमंत्री होके गए, और फिर जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है कि रेस्ट इज हिस्ट्री, तो रेस्ट इज द हिस्ट्री नाउ। तो मतलब वो बीज क्या 1990 में ही आपके मन में एक पड़ गया था, अवचेतन मन में, क्योंकि आपने देखा कि आपने जो सुना कि इतनी स्ट्रक्चर्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड यात्रा उन्होंने निकाली, और क्योंकि ये नई भाजपा के शिल्पकार का केंद्र बिंदु वही है कि मतलब किस तरह से उन्होंने नई भाजपा को गढ़ा है। किताब का तो हमें आइडिया नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हमने देखा। और पर स्थिति ये थी कि उस समय बीजेपी में कई लोग ऐसे थे जिनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत मशहूर थी। कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, प्रमोद महाजन, बहुत लोग थे, गोविंदाचार्य। तो लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल या इवेंट करना, इसकी जानकारी जो थी वो इनके बारे में जो थी वो एक अलग थी। पर अगर आप हमसे ये पूछें कि उस समय हमने ये सोच लिया था कि कोई हम इन पे किताब लिखेंगे, तो ये सही नहीं है। वो तो सिर्फ एक कहने के लिए कि अवचेतन मन में वो एक छवि रह गई, कितना स्ट्रक्चर। हालांकि बाद के दौर में आपने कई बार देखा, तभी उसके कई सारे, इस किताब में कई सारे किस्से हैं सर। चूँकि हमारा सेगमेंट ही किस्सा किताबों का है, तो आपने आरएसएस में जब थे, जब सीएम रहे और प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपको क्या लगता है, पूरा आपने कई सारे लोगों से बात की है किताब लिखते में, कि कोई अगर एक या दो किस्से हम कहें जो आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट उनकी शख्सियत को गढ़ने में रहे मोदी जी की? देखिए, कोई एक किस्सा किसी के जीवन का ऐसा नहीं हो सकता जो टर्निंग पॉइंट हो। कंसिस्टेंसी होती है। तो अगर आप उनकी लाइफ में देखें, जो हमने देखा है, और हम ये नहीं कहेंगे कि हमने सब कुछ देखा है, जो हमने अपने रिसर्च में पाया वो ये था कि एक थ्रेड आपको मिलेगा जो कंसिस्टेंट है। अगर वो मच्छू डैम से आप देखें, जो मच्छू डैम का हमने इसमें जिक्र किया है, और उसके बाद वो अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन देखें, और गुजरात में उनका शासन देखें, या केशुभाई पटेल के टाइम में उनका इंसिस्टेंस कि शासन को इस ढंग से ले जाइए, पीपल ओरिएंटेड शासन कीजिए, जिसको लेके शंकर सिंह वाघेला और ये अलग हुए। तो अगर आप देखेंगे तो वो कंसिस्टेंसी और लोगों से जोड़ने का मादा वो अद्भुत था। हम एकेडमिकली हमने कोशिश की कि आरएसएस को समझें और बीजेपी को समझें, मतलब रिपोर्टर के रूप में, और अदरवाइज भी हम कोशिश करते थे। मुझे नहीं याद है कि गांधी पे इतना एम्फेसिस किसी ने दिया। मोदी जी अकेले थे जो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में, जब वो बीजेपी में आ गए, तो वो कहते थे कि अगर भारत को समझना है, भारत के समाज को समझना है, तो गांधी को समझिए। जबकि ये जो प्रचलित धारणाएं हैं, प्रचलित धारणा की ये एकदम अलग था, और बीजेपी के वर्कर्स भी चौंकते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो अटल जी ने गांधीयन सोशलिज्म की बात की थी। हाँ। जो अपने पूरे उसमें, मतलब पार्टी की स्थापना के दिन ही बात हो गई थी जी। लेकिन उसके बाद बीजेएस और बीजेपी में जो इन्होंने गांधी को ला के और बताया कि कैसे गांधी को समझना भारत को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल नया था। तो ये एक पॉलिटिशियन का, आपने, सर मैं टोक रहा हूँ, लेकिन आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शायद अगर मैं सही हूँ, मुझे क्योंकि पुराना इंटरव्यू पढ़ा हुआ था, कि गांधी के बाद अगर किसी ने देश को समझाया तो मोदी है। हमने ये आपने ही, बिल्कुल, ये हमारा मानना है, और ये हमारा हमेशा मानना है कि अगर इंडियन सोशल साइकोलॉजी को किसी ने गांधी के बाद भारत में समझा है, तो इन्हीं का नाम आता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए उनका बैकग्राउंड देखिए, एक व्यक्ति जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, अचानक सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से आके वो राजनीति में आते हैं, और राजनीति में आते हैं तो पीछे रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मैन थे थ्रू आउट। 2001 के पहले उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सिर्फ पीछे की तरफ से था कि मतलब जो बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन मैन के रूप में था, लेकिन 2001 के बाद वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आते हैं और सीएम रहते हैं, और सीएम लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हो जाते हैं। आने वाले टाइम में अगर पीएम की बात आप देखें तो आपके नेहरू जी के बाद सबसे ज़्यादा लंबा टाइम है। ये जो बैकग्राउंड, अच्छा, और सोशल बैकग्राउंड, सोशल पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो एक सामाजिक परिवेश बहुत ही साधारण सा है, जहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उनका मेंटोर हो, जैसे फैमिली कोई किसी तरह जैसे बाकी पॉलिटिशियंस हमने देखे हैं तो उनका कोई ना कोई मेंटरिंग रही है, कुछ लोग को छोड़ के, लेकिन कोई ना कोई बैकग्राउंड रहा। अच्छा, कोई कास्ट का बैकग्राउंड नहीं है और ना कभी उस पर एम्फेसिस है। तो ये फेनोमेना अगर हम कहीं कंपैरिजन उसका पाते हैं तो गांधी के अलावा दूसरा कंपैरिजन हमें समझ में नहीं आता। सर, चूंकि सेगमेंट ये किस्सा किताबों का है तो अब मैं बात किस्सों की करूंगा। आपने जिक्र किया कि आपकी पहली मुलाकात जब हुई थी तब वो यात्रा थी, तिरंगा यात्रा, तब आपने मोदी जी का नाम पहली बार सुना। लेकिन इस किताब में 3 किस्सों का जिक्र है। एक है सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, दूसरा है अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा, और तीसरी एक जो मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को बुलाया था। मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में ही आप उनका जिक्र करें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपको ये पहले से मालूम थे या आपने अपनी रिसर्च के दौरान इन किस्सों को जाना। नहीं, जब मैं बुक पे कई लोगों से मिला और बहुत लोगों से मिला, सैकड़ों लोगों से मिला। अच्छा, किताब लिखने में अगर आप इस तरह की बुक लिख रहे हैं और लोगों से मिलिए तो उसमें किस्सा गोई बहुत होती है, लेकिन उसमें जो सबसे आपको निकालना पड़ता है कि वो अपने किस्से ज़्यादा बताते हैं बजाय इसके कि जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके। लेकिन खैर, हमने जब रिसर्च किया तो उसमें ये किस्से आए, हमें पहले से नहीं पता थे। अहमदाबाद, ये सोमनाथ वाला जो आप कह रहे हैं, सोमनाथ वाला किस्सा ये था कि जब वो गए तो आडवाणी जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा तो शहर में कोई कुछ दिखाई नहीं दिया, हलचल नहीं थी, मतलब कोई हलचल नहीं थी, पोस्टर बैनर नहीं थे। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा वो हो गए कि भाई यात्रा निकाल रहे हैं, ये तो लग रहा है कि चलेगा ही नहीं, अगले दिन चलेंगे तो कोई होगा ही नहीं, पोस्टर बैनर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो इनको बुलाया गया तो इनसे पूछा गया कि भाई ये क्या है, तो कहा कि नहीं, लोग चाहिए या पोस्टर बैनर चाहिए, आपको यात्रा चाहिए ना, तो यात्रा इम्पोर्टेंट है, पोस्टर बैनर इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगले दिन जब आडवाणी जी वहाँ से निकले हैं तो जो भीड़ आई है वो प्रमोद महाजन जी इतने घबरा गए थे कि उन्होंने महाराष्ट्र में कहा कि देखिए ये गुजरात में तो ये हो गया है, महाराष्ट्र में नहीं हो पाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के प्रभारी वो थे। महाराष्ट्र के प्रभारी वो थे। तो वो, लेकिन फिर आगे जब एक बार टेम्पो उसका बन गया तो उसके बाद वो महाराष्ट्र में भी वैसे ही, और उत्तर प्रदेश, मतलब जहाँ जहाँ वो यात्रा, मतलब जहाँ जहाँ वो यात्रा निकली वहाँ पे उसका भीड़ तो था ही। तो एक तो वो था। दूसरा जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसको आपने कहा स्वयंभू यात्रा, वो मैंने नहीं कहा, वो वहाँ के लोग हमको बताए। उसका किस्सा बताइए। स्वयंभू यात्रा क्या हुआ कि जगन्नाथ मंदिर में वो दरअसल एक फेज था अहमदाबाद में, जो कि अहमदाबाद में 6, 7, 8 महीने रॉयट्स हुए, काफ़ी दंगे हुए थे। और ये अमर सिंह चौधरी का और इनका माधव सिंह सोलंकी वाला फेज था। लगातार दंगे होते थे, आए दिन दंगे होते थे, मतलब लोग भूल गए हैं, लेकिन अहमदाबाद सबसे ज़्यादा जो जाना गया उन्हीं दंगों की वजह से। तो उसमें इन्होंने यात्रा बंद कर दी। अच्छा, यात्रा वहाँ के लोगों के कल्चरल उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक दिन लोग, जिस दिन यात्रा निकलनी थी उस दिन लोग गए दूध, उस समय अगर आपको याद हो तो मिल्क बूथ होते थे, मिल्क बूथ में बॉटल लोग लेके जाते थे। तो वो गए लेने, तो वहाँ
हर बूथ पे लिखा हुआ था कि यात्रा होगी। लोग चौंके कि यात्रा कैसे होगी, ये तो जब बंद है। कर्फ्यू है और बिल्कुल तो कहा नहीं यात्रा होगी, और फिर पूरे शहर में हल्ला हो गया कि यात्रा होगी। अब जब वो मंदिर के पास पहुंचे तो पुलिस की भीड़ भीड़ थी, और पुलिस देख रही थी, उनको रोक रही थी। अचानक मंदिर से गेट खुला और गेट से हाथी निकले, और वो हाथी निकले तो पुलिस वाले ये एंटिसिपेट नहीं किए थे। तो उन्होंने हाथी ने एक अपना वो जैसे नहीं होता है पुश किया, तो पुलिस का बैरियर सब टूट गया, और उसके बाद यात्रा निकल गई, पूरे शहर में यात्रा निकली। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वहां पे एक फियर फैक्टर खत्म हुआ कि नहीं यात्रा निकलेगी। ये दूसरा किस्सा था। ये स्वयंभू यात्रा, इसको पूरे शहर ने स्वयंभू यात्रा कहा। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि यात्रा का नायक कौन है ये आज तक कोई नहीं बताता। और इसके लिए आपने किताब में जिक्र किया है कि शायद मुख्यमंत्री ने कुछ बैठक की, जांच की। अमर सिंह चौधरी ने, जीना भाई दारजी एक नेता होते थे, उनसे पूछा कि भाई ये इनका नाम लेके कि ये कौन है, जरा पता करिए, हो सकता है इंटेलिजेंस वालों ने बताया हो। तो केशु भाई उनको कोई एक फंक्शन था उसमें मिलाए, कहे कि यही है। तो ये था, उस समय वो बीजेपी में नहीं थे। और तीसरा किस्सा ये सर कि जिसका मैंने जिक्र किया कि अहमदाबाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं को बुलाया, तो क्या ये किस्सा इस बात को प्रतिपादित नहीं करता जो हम लोग आजकल कहते हैं कि मोदी जी इवेंट मैनेजर बहुत बड़े हैं, वो हर बात को इवेंट बनाना जानते हैं कि कैसे लोगों का ध्यान जाए। इसको देखिए, इवेंट मैनेजमेंट बड़ी छोटी चीज़ होती है। इसको अगर हम इवेंट मैनेजमेंट कह के पॉलिटिकल स्किल को डाइल्यूट करेंगे तो गड़बड़ होगा। इवेंट अगर किसी पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है तो उस हिसाब से गांधी जी भी इवेंट मैनेजर थे। अगर आप देखिए तो साल्ट वाला जो हुआ था, सत्याग्रह वाला, नमक सत्याग्रह, लेकिन वो सत्याग्रह ने अंग्रेजों को पूरा चेंज, मतलब अंग्रेजों को, हाँ, दांडी मार्च। तो हमें लगता है कि वो शायद फ्रेज सही नहीं है। ओके, पर वो किस्सा भी इसका जिक्र कर दीजिए। लेकिन वो किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उस समय क्या हुआ कि चिमन भाई पटेल और बीजेपी में अलायंस था। तो चिमन भाई पटेल को ये लग रहा था कि उनको सीट ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, बीजेपी तब तक बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी। गुजरात में बीजेपी का एक्सपेंशन जो हुआ ना, वो 87-86 ऑनवर्ड्स हुआ। तो ये 90 की बात है। तो इन्होंने अपने जितने एस्पायरेंट्स थे टिकट के एमएलएज, उनसे कहा कि तुम लोग एक रथ लेके और अहमदाबाद आ जाओ। अब सब आप समझ सकते हैं कि एस्पायरेंट्स एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3-3 होते हैं, तो कुल हाँ, कई बार ज़्यादा भी होते हैं। तो वो सब रथ लेके और अहमदाबाद आ गए, और वो पूरे अहमदाबाद में 250 रथ घूमने लगे बीजेपी के। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस है, और तब इनको सीट ज़्यादा दी गई। हालांकि इनका जो इंसिस्टेंस था कि बीजेपी को अकेले जाना चाहिए, पर सेंट्रल लीडरशिप ने माना नहीं उसको। शायद अकेले जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उसके बाद फिर वीपी सिंह वाला एपिसोड हुआ, और फिर चिमन भाई पटेल अकेले हो गए, मतलब इनको निकाल के फिर, तो वो सब हुआ। लेकिन बीजेपी का स्ट्रांग पोजीशनिंग वहीं से हुई। तो अगर आप सिमेट्री देखें तो ये सारी घटनाएं जो हुई है ना, उसमें कंसोलिडेशन पार्टी का, पॉलिटिक्स का बड़ा ज़बरदस्त हुआ। सर, आपने चूंकि आरएसएस में के दौरान रहते हुए उनके कामों का जिक्र किया, उसके किस्से हैं कई सारे, लेकिन मैं एक अलग सवाल, चूंकि आज जब हम बात कर रहे हैं तब आरएसएस के 100 साल होने वाले हैं, और दशहरे पर 100 साल हो जाएंगे। और ये अक्सर आरोप लगता है कि आरएसएस और मोदी जी, उनके बीच में एक टसल हाल के सालों में, हालांकि मोहन भागवत जी के जन्मदिन पर मोदी जी ने लेख लिखा, सारे अखबारों में प्रकाशित हुआ, उनको बधाई दी, अलग अलग तरह से संघ के मुख्यालय भी गए मोदी जी। लेकिन पूरा किताब लिखते में आप जब बात कर रहे थे कई सारे लोगों से, तो किसी तरह का कोई किस्सा आपको ऐसा दिखा कि इस तरह की बातें जो हम लोग बाहर रह के करते हैं,
कि आरएसएस का चूंकि स्वयंसेवक रहे वो और आरएसएस का रोल उनके करियर में रहा ही, तो इस तरह की टसल सिर्फ अफवाहें ही रहती है या वास्तव में थोड़ा बहुत होता है, मतभेद होते हैं? आपकी बातचीत रिसर्च में क्या समझ में आया? देखिए, जैसा हमने आपसे कहा कि हम बीजेपी और आरएसएस को एकेडमिकली भी देखना चाहते थे, पढ़ते थे, उस पर रिसर्च करते थे। हमारे ख्याल से भारत में जो मीडिया है उसमें संघ की समझ और संघ और बीजेपी के डायनामिक्स या संघ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो डायनामिक्स है उसकी समझ थोड़ी सी कम है। तो होता ये है कि ब्लैक एंड वाइट में आप देखते हैं। अगर आपको याद हो तो वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो भी ये होता था, तब भी ये बात आती थी कि एसजेएम स्वदेशी जागरण मंच था, वो मजदूर संघ, हाँ, बीएमएस पार्टी, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कुछ कुछ बोल देते थे। तो आप ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग होंगे जो कि आपसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन जब पर्पस एक होता है तो उसी पे चलते हैं। मैं इसी बुक के रिसर्च के दौरान पढ़ रहा था कि बाला साहब देवरस ने जो संघ में चेंज लाया उस पे संघ के सीनियर लोगों ने उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि गुरु जी के आरएसएस में या हेगडेवार जी के आरएसएस में आप चेंज कैसे ला सकते हैं, पर वो लाए चेंज। तो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैमिली होती है, उसमें भी होते हैं अपने इश्यूज होते हैं कई बार, और आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं, कोई बाहरी आदमी नहीं आता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ ऐसा होता है कि नहीं एक ने कहा दूसरे ने माना, कई बार डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होती है, लेकिन उसको ये मान लेना कि ये डिफरेंस ऐसा है कि कोई तीसरे आदमी को उसमें स्कोप मिल जाता है, वो हमारे ख्याल से वो होना नहीं चाहिए। वो पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, पर हमने हिस्ट्री जो देखी है, आप देख लीजिए पूरा इतिहास, हमें यहाँ तक लोगों ने बताया है कि जब आपके दीनदयाल उपाध्याय जी थे तो संघ के लोग तो बहुत पावरफुल थे तब, और संघ के लोग अगर कुछ कहते थे तो वो सुनते थे, लेकिन अगर उनको लगता था कि ये नहीं करना है तो वो बोल देते थे कि देखिए मुझसे नहीं होगा, आप चाहें तो किसी और से करवा लीजिए। तो ये फ्रीडम भी है। मतलब ये आप जो कह रहे हैं कि बेसिकली संघ और बीजेपी के संबंधों की समझ शायद उतनी नहीं है जिसकी वजह से ये अफवाहों को जन्म मिलता है। डायनामिक्स की समझ नहीं है, उसकी जो डायनामिक्स है वो लोग थोड़ा कम समझते हैं। नई भाजपा के शिल्पकार जो ये किताब है, इसमें कई किस्से जैसा मैंने जिक्र किया। सर, अब वार्ता को विराम देने की कोशिश करते हैं या उधर बढ़ते हैं, लेकिन इसमें सांगठनिक क्षमताएं जो मोदी की हैं उसका बहुत विस्तार से जिक्र है, और इसलिए ये किताब पढ़नी चाहिए कि मोदी जी ने क्या क्या छोटे छोटे प्रयोग किए, और कई सारे प्रयोग ऐसे हैं जो गुजरात में वो कर चुके थे जिसको उन्होंने केंद्रीय स्तर पर दोहराया, और हम लोगों को जो गुजरात की पॉलिटिक्स को नहीं देखा था उस तरह से, उनको बाद में ये लगा जैसे बेटी बचाओ मेरे ख्याल से। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जो दो बड़े डिसीजन थे, जैसे ही 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली, दो बड़े डिसीजन दिखे उसी दिन, मतलब उसके 2-4 दिन के अंदर। एक तो उन्होंने सार्क देशों के सारे राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण बुलाया जो कि अचानक चौंकाया था लोगों को, और दूसरा ये कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को, संस्थापकों को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। और उस वक्त ये कहा गया था, मतलब कि 75 वर्ष के होने के बाद इन लोगों को, क्योंकि अब ये उम्र दराज हो गए और इनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाता है। हालांकि मैंने बाद में ध्यान दिया तो उस वक्त मार्गदर्शक मंडल में मोदी जी का भी नाम था, मतलब वो जो मार्गदर्शक मंडल बना था 5 या 6 लोगों का, उसमें मोदी जी और शायद राजनाथ जी थे, और ये 2 थे, और अटल जी थे। अटल जी की तो बाद में निधन हो गया। अब मोदी जी 75 साल के हो गए, तो सांगठनिक जो उनकी रणनीति रही है संगठन को बेहतर करने की, जिस वक्त उन्होंने आडवाणी जी और जोशी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाला, आपको जब आप बात कर रहे थे या आपने किताबों पे लगातार बात करी है, तो आपने कभी सोचा कि 75 के होने के बाद मोदी जी इसको कैसे लेंगे, या उनके दिमाग में क्या चलता होगा? देखिए 75 वाला मिसनॉमर है, मतलब हमें नहीं याद है
एक सिर्फ सुदर्शन जी का बयान आया था और वो बयान खारिज भी हो भागवत गया जी का था। नहीं, भागवत जी ने कभी नहीं कहा। नहीं, भागवत जी ने जब भी कहा था कि 75 के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से, हमें नहीं याद है, हमें याद नहीं है कि हमने ऐसा कोई बयान देखा था। उसके और बाद उन्होंने अभी क्लेरिफिकेशन भी दिया कि मेरा मतलब हाँ। ये नहीं था कि जिसको रहना हो रहे। क्योंकि आडवाणी जी जब उनका डिक्लेरेशन हुआ था प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट तो 75 पार कर चुके थे 2009 में। 2009 में। तो इसलिए पॉलिटिक्स में आप एज को उससे रिलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये कहेगा अगर किसी आदमी में क्षमता है और किसी का चार्म इतना है तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप एज बार कुछ होता है। एज बार इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं है और कई जगह भी, मतलब बाकी भी जगह, अमेरिका में भी आप देखिए ना, सब लोग 75 के पार के हैं। ट्रम्प 80 साल के होने वाले। हाँ, तो इसलिए एज बार तो हमें लग रहा है कि वो मीडिया और कुछ लोगों ने इन्वेंट किया, उसका कोई मतलब नहीं था और वो आपने देखा सब्सिक्वेंटली खारिज भी हो गया। भागवत जी ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मोदी जी राजनीतिक रूप से संन्यास लेने नहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई अब मैं कोई भविष्य देखने वाला नहीं हूँ, लेकिन हमें लगता है कि ये शायद ये जो पूरा फॉर्मुलेशन था वो सही नहीं था। पर संगठन के रूप में अगर आप देखें तो संगठन के रूप में जो उन्होंने प्रयोग किए हैं और जिसका हमने विस्तार से जिक्र भी किया है, अब जयशंकर जी जैसे हैं, उन्होंने खुद बताया, उनका इंटरव्यू में एक देख रहा था, उनको कैसे लाया गया कि उनको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और कहा कि आप आइए कैबिनेट में और अगर पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पार्टी करिए, नहीं तो इंडिपेंडेंट आप चले आइए। अब आप देखिए, किसी जो इतना बड़ा दल है उसमें एक एक्सपर्ट को लाना है तो आप इतनी दूर तक चले जाते हैं कि अगर आप आए पार्टी के साथ तो भी ठीक है और नहीं आए तो भी ठीक है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो देना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, इसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए और इसको ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी कैसे ज़्यादा की जाती है। इस किताब में किस्से तो बहुत है, तो मैं अब आखिरी सवाल या आखिरी किस्से की तरफ सर आपसे बात करता हूँ। एक किस्सा इसमें ये आपने जिक्र किया है कि कैसे गुजरात का सीएम बनने के बाद उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को बुलाया और उससे फाइल पर नोटिंग सीखी, तो वो क्या किस्सा था? और दूसरा ये कि पूरी चूंकि रिसर्च की आपने, तो आपको लगता है कि मोदी जी सबसे क्विक लर्नर हैं या उनको ये है कि मुझे हर चीज़ सीख लेनी है, मतलब इसीलिए वो पिछड़ना नहीं चाहते, मतलब वो हर चीज़ जानना चाहते हैं? सोशल मीडिया का भी बात के दौर में जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किया 2014 में भी और लगातार आज हम देखते हैं, तो देखिए जैसा हमने पहले भी बताया कि उनका बैकग्राउंड अगर आप देखिए तो एक छोटे से गांव से और एक छोटे से परिवेश से और वहाँ से लेके विदेश नीति तक, जैसा आपने जिक्र किया कि पहले स्वेरिंग इन में इतने बाहर के लोग आए, तो ये जो कर्व है सीखने का, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ये उनका इच्छा है और वो सीखना चाहते हैं। आप ये देखिए कि उनके में ये सीखने की क्षमता कितनी ज़बरदस्त है। वो क्षमता कोई नॉर्मल नहीं है। हम एक बार किसी से कह रहे थे कि जीनियस का क्यूरेशन सिर्फ किसी लेबोरेटरी में नहीं होता है, फील्ड में होता है। तो ये जीनियस के साइंस है। आप बताइए ना, जिसने ब्लॉक के लेवल पे, गांव के लेवल पे राजनीति से लेके और इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी में वर्ल्ड उनको एक्सेप्ट कर रहा हो, रिकॉग्नाइज कर रहा हो, तो ये कर्व तो हमने कहीं नहीं देखा है। ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर लोगों में होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो क्षमताएं हैं वो अद्भुत हैं और उसको देख के लगता है कि पता नहीं कैसे ह्यूमनली ये पॉसिबल है। नई भाजपा के शिल्पकार को लिखते वक्त कोई एक कमी आपको दिखाई दी मोदी जी में, या कोई कमजोरी, या लगा कि यार इस पॉइंट पर वो थोड़ा कमतर है? क्योंकि कई सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा कि सामान्य परिवार से आने के बाद, या जिस तरह का आप कर्व की बात भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने सैकड़ों लोगों से बात की, अपना खुद अध्ययन भी किया, आपको लगा कि ये पॉइंट उनका थोड़ा वीक है?
देखिए, आदमी ह्यूमन है तो ह्यूमन में सारी अच्छाइयाँ हो जाएंगी तो गॉड हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई कमी है नहीं, लेकिन हमारा बुक का जो फोकस था ना वो उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल पे था। तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को ही ध्यान दिया, और ये चीज़ मतलब हम एनालिसिस उस तरह से नहीं कर रहे थे कि किसी की पर्सनालिटी एनालिसिस कर रहे हो, तो हमने वैसे उनको एनालाइज नहीं किया। चलिए सर, तो ये तो बातचीत बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि कई सारे किस्से भी हैं और कई सारे पॉइंट हैं। एक बार मैंने पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन जिन लोगों ने ये किताब नहीं पढ़ी है उन्हें ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें मोदी जी की सांगठनिक क्षमता और कई सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं, और कई सारे किस्से हैं। जैसा मैंने कहा, अभी अभी तमिल में भी ये किताब आई है। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी में पहले आ चुकी थी, सबसे नया संस्करण तमिल में आया है। तो तमिल के जो हमारे दर्शक हैं वो तमिल में पढ़ें, बाकी लोग बाकी भाषाओं में पढ़ें। सर, आपने मुझे समय दिया, द किस्सा को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी नई किताब लिखें ताकि द किस्सा में हम आपके नए किस्से सुने। थैंक यू सर वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।